नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अफसल इंस्टीट्यूट में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज क्लास 11th का फिजिक्स का रोटेशन मोशन। बेसिकली दोस्तों, रोटेशन मोशन और सर्कुलर सेंटर ऑफ मास एक ही चैप्टर में होता है, पर वो चैप्टर जो है बहुत बड़ा हो जाता अगर हम एक एक ही में लेते पूरा वीडियो। और कोचिंग डिफरेंट डिफरेंट कोचिंगों में भी ऐसे पढ़ाते हैं अलग अलग सेंटर ऑफ मास और रोटेशन मोशन को। तो आज हम ऐसे पढ़ा रहे हैं रोटेशन मोशन को। बेसिकली जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे सेंटर ऑफ मास और रोटेशन मोशन एक ही चैप्टर में दिया है और उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी जिक्र किया गया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आज देखिए बढ़िया पीडीएफ बना के लाया गया है और शुरू करते हैं अपना लेक्चर दोस्तों। तो यहाँ पे आज हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे पहले उसके बारे में देखिए। देखिए, आप जब पार्क में गए होंगे, एक छोटा बच्चा, या कह सकते हो यहाँ पे मान लीजिए इस पे, यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे बैठा है। अरे, इसको इस कलर से कर दूं जिससे आपको विजिबल हो। कुछ कलर लगा देते हैं जिससे विजिबल हो जाए। आई थिंक रेड कलर कर देते हैं। रेड कलर तो पहले से है, तो कौन सा कलर कर दें? व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट। हाँ दोस्तों, व्हाइट को भी नहीं दिख रहा है, तो कौन सा कर दें? ब्लैक कर देते हैं। हाँ, कलुआ बैठा है। क्या बैठा है? कौन सा? कलुआ। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके पापा जो हैं, उसके फादर, पिताजी, वो इसको पुश कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे रोटेशन मोशन का यूज आता है। आप कई बार गौर किए होंगे, कार कार की जो टायर होती है दोस्तों, वो भी आगे बढ़ती रहती है, रोटेशन मोशन करके आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। ये भी आप, और अर्थ भी देखिए एक एक्सिस पे फिक्स होके अपने ऐसे रोटेट करके आगे बढ़ती रहती है, और वहां पे भी रोटेशन मोशन होता है। और एक जगह आप देखेंगे, जब साइकिल आप चलाते होंगे, तो साइकिल जब रोटेट करता है और आगे बढ़ता रहता है, उस केस में भी रोटेशन मोशन का यूज होता है। तो साइंटिस्टों ने बहुत दिमाग लगा के ये सब जो नेचर में है उसको बनाया है। ऐसा नहीं सब चीज डिस्कवर हो गया है, ठीक है। सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लगा के यूज करके, सब वहां पे कह सकते हो विज्ञान का यूज करके आज हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं दोस्तों। तो विज्ञान का कमाल है और आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए, हर चैप्टर का अपना अपना एक विज्ञान है दोस्तों, ठीक है। तो अब विज्ञान शुरू करते हैं। विज्ञान में वो भी भौतिक विज्ञान, ठीक है। आइए पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो बेसिकली हम इसमें, आप चैप्टर तो पूरा पढ़े ही होंगे, तो हम इसमें रोटेशन मोशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके सारे फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट सारे जो आएंगे हम पूरा डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट, ठीक है। समझ गए। और क्वेश्चन सीरीज, हम क्वेश्चन सीरीज इसके बाद शुरू करेंगे। पहले एक बार पूरे फॉर्मूले सीरीज हो जाए, पूरा एकदम रिवाइज हो जाए, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। आप रिवाइज करिए पूरा एक बार, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आप, जिससे आपको फॉर्मूले पूरे याद होने चाहिए दोस्तों, बेसिकली, ठीक है। आप इसे लिख लिख के याद करिए या कैसे भी याद करिए, लेकिन याद कर लीजिए, और यही आपके एग्जाम टाइम में काम भी आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम इसे क्या करेंगे, इसका ताला तोड़ेंगे और जादू से इसे जूम कर लेंगे। ये तो डेली का हमारा काम है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन क्या होता है बेसिकली, आप बताएं। सोचिए रोटेशन मोशन क्या होता है। रोटेशनल मतलब जैसे रोटेट कर रहा, कुछ चीज घूम रहा हो और उसमें चल रहा, घूम कर चल रहा हो, वो होता है रोटेशन मोशन दोस्तों। टेबल फैन होता है दोस्तों, वो रोटेट कर रहा है लेकिन चल नहीं रहा, मतलब अपने चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन वहां भी रोटेशन मोशन है। दरवाजा को देखिए, जब दरवाजा बंद रहता है, उसे एक तरफ से जब खोलेंगे, पुश करेंगे, तो वहां पे भी रोटेशन मोशन हो रहा है दोस्तों। सीलिंग फैंस, सीलिंग फैन ऊपर चल रहा है दोस्तों, चल रहा है और रोटेट कर रहा है एक फिक्स एक्सिस पे, वहां भी रोटेशन मोशन हो रहा है दोस्तों। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट जगह हम अभी रोटेशन मोशन को पढ़ेंगे, ठीक है।
क्या होता है रोटेशन मोशन? आइए हम पहले इसकी इंग्लिश डिफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम आपको हिंदी में बताएंगे। Rigid body, a rigid body is said to be pure rotation if every particle of the body in a circle। अगर कोई रिजिड बॉडी है और वो रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेशन में आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो पूरी उसका एक एक बॉडी जो है, उसका एक एक पार्टिकल जो है वो किस में करेगा मोशन? सर्कुलर मोशन करेगा दोस्तों। एंड द सेंटर ऑफ ऑल लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, और उसका जो सेंटर होगा कहाँ लाई करेगा? एक स्ट्रेट लाइन पर, और वो लाइन जो होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों सीलिंग फैन आप देखे होंगे, सीलिंग फैन आपको देखे होंगे, तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये फैन बना दे रहा हूँ मैं, ये है, ये है, ये है, ये सीलिंग फैन है दोस्तों। ये इस एक्सिस के अराउंड ये फिक्स होता है, इसी एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन दोस्तों। एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू वो रोटेट करता रहता है दोस्तों, समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया तो बढ़िया बात, नहीं समझ में आया हो तो फिर और समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद आता है थीटा। थीटा क्या होता है दोस्तों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे हम वहां पे एस से रिप्रेजेंट करते थे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हो गया थीटा, थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ बात करेंगे दोस्तों, हम जब काइनेमेटिक्स में बात करते थे वहां बात करते थे वेलोसिटी। वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे दोस्तों। एंगुलर वेलोसिटी जो एक एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इसको ओमेगा बोलते हैं। और हम वहां पे बात करते थे एसिलरेशन, एसिलरेशन के, यहाँ भी बात करेंगे एसिलरेशन, लेकिन एंगुलर एसिलरेशन, एंगुलर एसिलरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से दोस्तों। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से, ठीक है। समझ गए? आया कि नहीं समझ में? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो छोटी सी बातें थी, आइए और डिटेल में पढ़ते हैं। ये कंपैरिजन था काइनेमेटिक्स और क्या कहते हैं लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन का, ठीक है। एक मान लीजिए यहाँ पे आर्क है दोस्तों, एक क्या है? आर्क है, इसका एंगल है थीटा, इसका रेडियस है आर, ये है आर्क, ये है आर्क। अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है दोस्तों आर्क अपॉन थीटा, आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस होता है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? आर इंटू थीटा हो जाएगा, या कह सकते हो आर्क बराबर क्या हो जाएगा? आर्क बराबर हो जाएगा आर इंटू थीटा हो जाता है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों? एवरेज वेलोसिटी हम वहां पे लिखते थे, एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? डेल्टा, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। यहाँ एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? एंगुलर वेलोसिटी को दोस्तों एंगुलर एवरेज वेलोसिटी को लिखते हैं डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। ऐसे वहां पे लिखते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखते थे डी वी बराबर डी थीटा अपॉन में डी एस अपॉन में डी टी, डी एस अपॉन में डी टी लिखते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ओमेगा इंस्टेंटेनियस डी थीटा अपॉन में डी टी, डी थीटा अपॉन में डी टी। आपको कंपैरिजन करके पढ़ना है दोस्तों, जिससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करके पढ़ते हो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे दोस्तों। वैसे नहीं तो इस नए नए टर्म, भारी भरकम टर्म आ जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो को रिलेट करेंगे, जैसे सिंपल चीज पढ़ के आएगा वहां पे लीनियर वाली चीज यहाँ पे एंगुलर में कंपेयर करना है, बस इस चैप्टर में कंपेयर करना है और उससे थोड़ा सा एडवांस टाइप क्वेश्चन करना है, क्योंकि वहां लीनियर वाले क्वेश्चन किए, अब एंगुलर वाले करने हैं दोस्तों, एक एक्सिस पे करने हैं और मोशन कर रहा है तब करना है, तो आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अगर दोस्तों जैसे वहां पे हम अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, क्या निकालते थे? डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होता था तो वहां v इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कर देते थे, इंटीग्रेट करते थे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता था। अब यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ओमेगा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इंटीग्रेशन कर दीजिए। एरिया अंडर ओमेगा टी, ओमेगा टी ग्राफ जो होता है, यहाँ पे मान लीजिए ओमेगा और टी ग्राफ, जब इसका एरिया दिया रहेगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट, समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अल्फा। अल्फा क्या होता है दोस्तों? अल्फा जैसे वहां पे एसिलरेशन था, एसिलरेशन को लिखते थे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यहाँ लिखेंगे ओमेगा टू माइनस ओमेगा टू, या ओमेगा डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा
टी। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, वहां पे लिखते थे इंस्टेंटेनियस डी वी बाई डी टी, तो यहाँ लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है दोस्तों। अब वहां हमने पढ़ा था दोस्तों एसिलरेशन बराबर, मतलब सॉरी 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 बच्चों, देखिए यहाँ पे होगा है क्या, वेलोसिटी बराबर एसिलरेशन का इंटीग्रेशन कर दो dt से। जब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे एसिलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी देता है। अब यहाँ पे क्या देगा, चेंज इन, सॉरी यहाँ दोस्तों चेंज दिखा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा, और यहाँ पे देगा चेंज इन ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये एरिया अंडर एटी कर्व क्या देगा, ओमेगा देगा। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है दोस्तों। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये तो सिंपल सी बातें थी। अब इस पे क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, सिंपल सिंपल सा। जब अल्फा कांस्टेंट होता है, अल्फा जहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहां पे बन जाता है दोस्तों। चलिए आप बात करते हैं, ये तो हम सर्कुलर मोशन में भी बात करके आए हैं, यहाँ पे भी बता देते हैं। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो वहां पे फॉर्मूला बनता है न्यूटन्स लॉ का अकॉर्डिंग, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। जैसे वहां पे बी फाइनल बराबर बी इनिशियल यू इनिशियल प्लस ए इंटू टी था। यहाँ पे फिर एस इक्वल टू, वहां पढ़े थे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़े थे कि नहीं। यहाँ डी थीटा बराबर, थीटा बराबर होता है ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा फाइनल को क्या लिखेंगे दोस्तों, ओमेगा फाइनल जैसे वहां पे लिख पढ़ते थे वी स्क्वायर इक्वल टू वी फाइनल स्क्वायर बराबर यू इनिशियल स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पढ़ेंगे ओमेगा फाइनल स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस टू अल्फा एस, प्लस टू अल्फा एस दोस्तों। अब वहां पे nth nth का टर्म पढ़े थे एस nth का पहले थे यू इनिशियल प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन, पढ़े थे कि नहीं दोस्तों। अब यहाँ पढ़ेंगे एड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट nth टर्म बराबर होता है ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाई टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसी को हम पढ़े थे दोस्तों एक जगह एस और डेल्टा एवरेज, या कह सकते हैं ओमेगा वेलोसिटी अपॉन में टी, ऐसे पढ़े थे। तो वी वी एवरेज, एवरेज था दोस्तों, एवरेज था, डेल्टा नहीं एवरेज। तो यहाँ भी एवरेज को यू प्लस वी डिवाइड बाई टू इंटू टी ऐसे करके पढ़े थे। यहाँ पे भी आ गए ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाई टू इंटू टी। ओमेगा एवरेज को लिख सकते हैं, यही तो होता है ओमेगा एवरेज को वी फाइनल ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाई टू। कंपेयर कर रहे हो ना दोस्तों, कंपेयर करके पढ़ना आसानी होता है, क्योंकि वहां पढ़ चुके हो, कुछ नया नहीं सीख रहे हो, बस यहाँ पे टर्म अलग हो गया है। वहां पे लीनियर था, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एंगुलर एसिलेशन की बात कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ तक तो अभी चीजें सिंपल ही रही होंगी। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं क्या रिलेशन बिटवीन लीनियर वेरिएबल्स एंड एंगुलर वेरिएबल्स। ठीक है, जो लीनियर वेरिएबल्स हैं और एंगुलर वेरिएबल्स, उसमें क्या क्या रिलेशन है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं दोस्तों। ये होता है v बराबर ओमेगा क्रॉस आर, क्या होता है, v बराबर ओमेगा क्रॉस आर होता है। ठीक है, एक होता है सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन मैंने वहां पे बताया था, जैसे जो यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है सर्कल का, और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन लग रहा है सेंटीपिटल की तरफ, आर ओमेगा स्क्वायर होता है, सेंटीपिटल आर ओमेगा स्क्वायर, या इसे कह सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर, या वी इंटू ओमेगा होता है दोस्तों। अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, जैसे वहां पे लिखा एक्सेलरेशन बराबर डी वी बाई डी टी, तो यहाँ पे अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। ए टेंजेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए टेंजेंशियल को आर इंटू अल्फा लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, आर इंटू अल्फा लिख सकते हैं। या इसी को अगर सॉल्व करना हो, तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट में अगर करना हो तो दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, ए टेंजेंशियल को हम लिखते हैं दोस्तों अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्सेप्शन है, ए टेंजेंशियल क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा क्रॉस आर हो जाएगा अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब इसी को अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं दोस्तों, समझ गए। अब ए नेट क्या होता है, ए नेट आप पढ़े होंगे, ए नेट वहां पे बताया था हमने अंडर रूट में ए सी स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर करोगे, ए टी जहां पे जीरो हो जाएगा, ए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट में ए नेट जो बराबर हो जाएगा
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगा दोस्तों। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत हो तो बताना, और बढ़िया से समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करने से पहले आइए शुरू करते हैं। क्या है टाइम पीरियड इन सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी? टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला यही होता है ना दोस्तों, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बाई टाइम पीरियड। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है दोस्तों। यहाँ से नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड निकालना होता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड को डिनोट करता है, याद रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, वहां नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट दिया रहेगा, तो उसे कन्वर्ट करना होगा, ठीक है? पर सेकेंड, पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा दोस्तों, ठीक है? आइए अब बेहतरीन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जिसका नाम है टॉर्क। क्या है टॉर्क एक्चुअली में? टॉर्क इसे बोलते हैं दोस्तों मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स दोस्तों। बेसिकली क्या होता है, जैसे आप दरवाजा, ये है मान लीजिए डोर, क्या है? डोर, और यहाँ पे लगा है एक दरवाजा दोस्तों। क्या लगा है? दरवाजा, ठीक है? एक मिनट, एक मिनट मुझे डायग्राम बनाने दीजिए, तब मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकता हूँ। घर बना देता हूँ, घर, बेसिकली बच्चों वाला घर, ठीक है? ये पहले हम लोग ऐसे डायग्राम कुछ ऐसे ऐसे करके बनाते थे, ठीक है? अब यहाँ पे लगा होता था क्या, क्या एक दरवाजा लगा हुआ था कि नहीं, ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पे एक कड़ी लगी होती है दोस्तों। जब हम इसे पुश करते हैं तो ये चू से खुलता था, चू से बोल के खुल जाता था, ठीक है? और जब बंद करते हैं चू से बंद करके खट से बंद हो जाता था। पहले चू से खुल जाता था और चू से बोल के खट से बंद हो जाता था, ठीक है? अब हम यहाँ पे ही कड़ी क्यों लगाते हैं दोस्तों? आप कभी ये गौर किए हैं? ये जो कड़ी है, वहां पे जो कड़ी होता है पकड़ने वाला, हम यहाँ पे ही क्यों लगाते हैं? हम बीच में क्यों नहीं लगाते, या इसको ऊपर क्यों नहीं लगाते, या इसकी साइड में एकदम कोने में क्यों नहीं लगाते दोस्तों? यही डिफाइन करता है टॉर्क। एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट आता है टॉर्क। साइंटिस्टों ने क्या दिमाग लगाया, और ये दिमाग दे दिया किसको? बढ़ई को, जिन्हें बनाया दरवाजा। साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया और दिमाग दे दिया किसको? बढ़ई को, जो दरवाजा बनाता है दोस्तों। उसने उसको दे दिया और उसने बताया कि भाई अगर तुम बढ़ई साहब, अगर तुम ये जो पकड़ने वाला है, अगर आप यहाँ पे ना लगा के और कहीं लगाते हो तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बल ज्यादा लेना पड़ेगा, और इसके चक्कर में कभी कभी दरवाजा भी टूट जाएगा दोस्तों, कभी कभी दरवाजा भी टूट जाएगा। उसको एक्सपेरिमेंट करके बताया साइंटिस्ट ने बढ़ई को कि देखो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर यहाँ पे लगाएंगे ज्यादा फोर्स, और यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा और कम, तो यहाँ पे एकदम कम हो जाएगा दोस्तों। उसके साइड में यही कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे दोस्तों, इस एक्सिस पे यहाँ पे ये दरवाजा फिक्स होता है और यहाँ से रोटेट करता है ओमेगा से। किससे? ओमेगा से दोस्तों, ठीक है? और जब यहाँ पे हमने फोर्स दिया, यहाँ पे मान लीजिए क्या किया हमने, एक फोर्स दिया, एक छोटा सा फोर्स दिया एफ, और ये डिस्टेंस है यहाँ आर, तो यहाँ पे टाउ बराबर हो जाता है आर क्रॉस एफ। क्या हो जाता है? आर क्रॉस एफ हो जाता है दोस्तों, ठीक है? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा बढ़ाई वाला से, ठीक है? आइए देखते हैं। ये देखिए टाउ बराबर होता है आर क्रॉस एफ। अगर आर क्रॉस एफ को हम इसमें लिखना है, मैग्नीट्यूड में लिखें, तो आर एफ साइन थीटा होता है। यहाँ पे आर परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स के, जो रेडियस होता है परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके दोस्तों? फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है? समझ गए? समझ गए कि नहीं? अगर मान लीजिए बाई चांस अगर टाउ कांस्टेंट हो गया, टाउ क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया, मतलब टाउ सेम, तो R1 F1 बराबर R2 F2। यहाँ से हम मान लीजिए एक फोर्स और एक रेडियस दिया हुआ है और एक और रेडियस दिया हुआ है, और फोर्स निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। वहां पे आपका टाउ कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों,
और टाउ बराबर होता है, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा भी होता है दोस्तों। आई इंटू अल्फा एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो आई क्या है, यहाँ पे आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों, ये आगे हम बताएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अल्फा से आप तो रूबरू हो गए हैं। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है दोस्तों, समझ गए। जैसे हम मतलब अगर हम कंपेयर करें, वहां पे हम पढ़ते थे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जो फोर्स है वो एग्जैक्टली एंगुलर एक्सीलरेशन में टाउ का काम कर रहा है। फोर्स यहाँ किसका काम कर रहा है, टाउ का। और जो मास है यहाँ पे किसका मास किसका काम कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दोस्तों, आई का। और एक्सीलरेशन जो है अल्फा का काम कर रहा है दोस्तों, समझ गए। कंपेयर करके पढ़ना, समझ गए कि नहीं, आया कि नहीं समझ में। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टाउ बराबर आई इंटू अल्फा या एफ बराबर एम, ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, किसकी बात करेंगे अब हम बात करेंगे दोस्तों स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है दोस्तों। कितनी तरह का होता है, दो तरह का, जैसे आप देख पा रहे हो। एक होता है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और एक होता है आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोस्तों। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में एफ नेट क्या होता है, जीरो होता है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम टाउ नेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जो यहाँ पे फोर्स काम करेगा एक्चुअली सिमिलर तरह रोटेशनल मोशन में काम करेगा। यहाँ पे एक्सीलरेशन फोर्स जीरो, तो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे वेलोसिटी जब एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है दोस्तों, तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो यहाँ ओमेगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आई होप आप यहाँ तक समझ गए हो गए। ये एक सिमिलरिटी दिखाई गई है दोस्तों, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए बात करते हैं आगे। एक नोट पॉइंट है दोस्तों, कितने का नोट है, 1000 का नोट है दोस्तों। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, 1000 मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें 3 जीरो हो जाते हैं, मतलब 3 स्टार, ठीक है। अंडर द क्या बात कर रहे हैं, अंडर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम टाउ टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। जब हम स्टैटिक कंडीशन की बात करेंगे तो वहां पे टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टाउ क्लॉक वाइज बराबर टाउ एंटी क्लॉक वाइज दोस्तों। टॉर्क क्लॉक वाइज होगा या एंटी क्लॉक वाइज, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन इफ टाउ क्लॉकवाइज डज नॉट बराबर एंड टाउ एंटी क्लॉकवाइज, देन रोटेशनल मोशन नॉट टेक प्लेस। वहां पे रोटेशन मोशन नहीं ले रहा है। यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक रॉड लीजिए, क्या लीजिए, एक रॉड लीजिए और दोनों तरफ सेम फोर्स लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, फोर्स लगा दीजिए। और यहाँ से आर एक डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये ए है, ये बी है। अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो टाउ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बराबर होगा। मतलब अगर क्लॉकवाइज लगा रहे तो क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ये करेगा ट्रांसलेशन मोशन। इस केस में दोस्तों, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस केस में ट्रांसलेशन मोशन है, बट रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन नहीं है। ट्रांसलेशन मोशन तो है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम तो है कह सकते हो, लेकिन रोटेशन इक्विलिब्रियम नहीं है, रोटेशन इक्विलिब्रियम नहीं है, समझ गए। अब दूसरा केस, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे रॉड ले लीजिए, एक यहाँ पे फोर्स लगा दीजिए और एक ऊपर फोर्स लगा दीजिए, ठीक है। एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और रेडियस है कुछ। अब इस केस में दोस्तों क्या होगा, इस केस में ये है कि आप यहाँ पे देख पाएंगे तो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। इस केस में ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, लेकिन रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन होगा दोस्तों। रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक नए पॉइंट और नए टॉपिक की, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट प्ले सेम रोल इन रोटेशन मोशन एज अ मास दे प्ले इन ए लीनियर मोशन। हम तो यही बताए, जो लीनियर मोशन में मास प्ले करता है, मास की तरह वो एक्ट करता है, वहां यहाँ रोटेशन मोशन में वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करेगा। समझ गए, समझे कि नहीं समझे, आई होप समझ गए होंगे। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन स्टेट एंड ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशन दोस्तों। क्या बोल रहा है इतना भारी भरकम लाइन, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन दोस्तों। ये एक बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी है जो उसके
उसको अपोज करता है, उसकी चेंजेस को अपोज करता है, जो उसकी स्टेट होती है उसे अपोज करता है। अगर रेस्ट रहेगा तो उसे यूनिफॉर्म मोशन लाएगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो रेस्ट में लाएगा। दोस्तों समझ गए कि नहीं? आई होप समझ गए होगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कई सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, कई सारे पार्टिकल हैं, अब उनको सिस्टम में लाना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा दोस्तों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों बेसिकली यहाँ पे एक एक्सिस है, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 मास है, कुछ डिस्टेंस r1 और कुछ डिस्टेंस r2 पे है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का दोस्तों फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर। क्या होता है? एम आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? एम आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ गए होगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी उसकी एक्सिस समेशन ऑफ एम और आर, यहाँ पे कोई भी कितना भी मास दिया हो, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर, सबका एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, एम टू एम फोर आर फोर स्क्वायर, एम फाइव आर फिर समेशन एम आर स्क्वायर, ये मतलब है इसका। ठीक है, समझ गए? मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास ऑफ सिस्टम। एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम है दोस्तों। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है। क्या ले लिया है? प्लेट। अभी तो मैंने एक पार्टिकल, छोटी छोटी कण की बात कर रहा था, अब मैं एक पूरा प्लेट ले रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों आई नेट इंटीग्रेट डीएम आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर। मान लीजिए इस प्लेट में एक छोटा सा मान डीएम ले रहे हैं, कुछ डिस्टेंस आर पे, कुछ डिस्टेंस आर पे, तब वहां पे अगर हम एक इंटीग्रेशन कर दें उसका, कुछ लिमिट आर वन से आर टू, तब यहाँ पे आ जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों। ठीक है, आई नेट आ जाएगा क्या? इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर। समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आ गया है कि नहीं? आया कि नहीं? आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे क्या मिलता है? साला पहले तोड़ेंगे, फिर इसे जूम कर देंगे, फिर जल्दी जल्दी से आपको दिखा देंगे दोस्तों। अब बढ़िया थ्योरी आ रहा है, बढ़िया। साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? उन्होंने दो थ्योरी दिया, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम दिया और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दिया। क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों? मान लीजिए कोई, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का निकालना है, तो अगर मान लीजिए उसके सेंटर ऑफ मास से, मान लीजिए यहाँ पे है एक सेंटर है, ठीक है, अब यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, एक इससे सेंटर ऑफ मास से और एक यहाँ से, तो यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। मान लीजिए एक्स एक्सिस से है, एक्स एक्सिस यहाँ पे एक्स है, ये एक्स डैश है। ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या होगा? आई सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए एक स्फीयर है तो एम आर स्क्वायर, स्फीयर स्फीयर का होता है 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस होता है एम ए स्क्वायर का। ठीक है, ये क्या है? इसका डिस्टेंस है। ये क्या है? इसका डिस्टेंस होता है। समझ गए? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कोई एक्सिस है, मान लीजिए एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड एक्सिस है। अब दोस्तों ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग निकालना है, आई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालना है तो ये, हाँ एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना ही भूल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके एक्सिस के अलोंग लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके ऐसे मान लीजिए जेड एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा दोस्तों। बहुत ज्यादा नोट पॉइंट है, बहुत ज्यादा, 2000 का। ठीक है, 2 स्टार मान लीजिए। मान क्या बोला मैंने? अगर मान लीजिए जेड एक्सिस के अलोंग ही, जिस एक्सिस पे पूछ रहा है उस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई जेड एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तो आई एक्स आई प्लस वाई कर लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गया दोस्तों। तो ज्यादा हमको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज नहीं है, हमारे सिलेबस में ज्यादा किसका यूज है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम दोस्तों, इसको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए बात करते हैं आगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टैंडर्ड बॉडीज की बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टैंडर्ड बॉडीज की। ठीक है, एक मान लीजिए रॉड ले रहे हैं, रॉड ले रहे हैं, अगर उसका हम रॉड के सेंटर से, एक सेंटर ऑफ एक्सिस से हम निकाल रहे हैं, तो उसका हम पूछ रहे हैं यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा दोस्तों। ये निकाल भी सकते हो, लेकिन आप इसे प्रॉपर याद कर लीजिए। और इसके अगर इंड के अकॉर्डिंग निकालना है तो एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा दोस्तों। इसके इंड के अकॉर्डिंग एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा। ठीक है, समझ गई? समझ गई कि नहीं समझी? आई होप समझ गए होंगे।
दोस्तों अगर रिंग है, क्या है, रिंग है, रिंग के सेंटर के अकॉर्डिंग क्या होगा, एम आर स्क्वायर। रिंग के सेंटर के अकॉर्डिंग क्या होगा, एम आर स्क्वायर। रिंग रिंग तो मैं पहना भी नहीं हूँ, कोई लेने वाला नहीं है दोस्तों, कोई लेना भी नहीं है किसी से, अपने दम पे खरीदना है, ठीक है। हाँ रिंग है दोस्तों, रिंग, हाँ रिंग, रिंग है दोस्तों। रिंग के जो सेंटर है, रिंग के सेंटर पे जब उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा तो वहां पे होगा एम आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन रिंग के डायमीटर के अकॉर्डिंग पूछेगा तो वहां पे हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू। डायमीटर के अकॉर्डिंग पूछेगा तो एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब फिर बात करेंगे डिस्क की। एक है डिस्क, ठीक है, क्या है, डिस्क। डिस्क के सेंटर ऑफ मास के थ्रू जाएगा तो एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाता है, ठीक है। और डिस्क के अगर डायमीटर के अकॉर्डिंग पूछे तो एम आर स्क्वायर बाई फोर होता है। डिस्क के डायमीटर के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो एम आर स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा दोस्तों। आप इसे लिख लिख के 50 बार, 100 बार, 20 बार लिख सकते हो, लिख लिख के याद कर लेना, क्योंकि इसका यूज आएगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन में अगर यहाँ पे क्वेश्चन लगा रहे हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन में यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट यूज आ जाता है, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये बेसिकली इतना याद होना चाहिए। बाकी एक है कोएक्सियल रिंग। रिंग का कोएक्सियल पे अगर है तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास एम आर स्क्वायर प्लस आर, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर बाई टू। अगर एक प्लेट है दोस्तों तो यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस लिए हैं, तो यहाँ एक्स एक्सिस हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके यहाँ पे निकालेंगे एम एक्स एस एम बी स्क्वायर। ये बी डेर्थ है, एल स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ये किसके जा रहा है, सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग जा रहा है। ओ सॉरी, सेंटर ऑफ मास मिडिल पोर्शन से जा रहा है, मिडिल पोर्शन जब जाएगा तो एम बी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस पे जाएगा तो वाई एक्सिस पे ही ऐसे हो जाएगा तो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व हो जाएगा दोस्तों। अगर इसी प्लेट का अगर हम सेंटर ऑफ मास से ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से ले रहे हैं तो अंदर से इसे घुसा दे रहे हैं, तब क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो एम बी स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व होगा दोस्तों, ठीक है, समझ गए। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कुछ और पॉइंट है दोस्तों हम आपको यहाँ पे और बताना चाह रहे हैं, क्या है, जैसे किसका, एक पेज ले लेता है, पेज लेते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर है दोस्तों। हॉलो स्फीयर, जब मान लीजिए कई सारे हॉलो स्फीयर होते हैं, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, जब इसको एकदम चिपटा दें, इसको एकदम चिपटा दें तो ये रिंग बन जाएगी कि नहीं। ये जब चिपटा के अगर हम बनाएं तो ये कैसा रिंग बन जाएगा कि नहीं, रिंग बन जाएगा। अब रिंग का, अगर रिंग का हम पूछें, इसके रिंग के सेंटर ऑफ मास से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं, क्या होता है, एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अगर इसके हम डायमीटर के अकॉर्डिंग पूछें तो ये एम आर स्क्वायर, आई सेंटर ऑफ मास निकालने का हम बताए थे फॉर्मूला, क्या बताए थे, एम आर स्क्वायर इसके सेंटर ऑफ मास से प्लस इसका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या है, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सॉलिड, सॉरी सॉरी हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है कि नहीं, हॉलो सिलेंडर है दोस्तों, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे स्फीयर की, किसकी बात करेंगे, स्फीयर की। मान लीजिए एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, मान लो हॉलो स्फीयर ऐसे से रहता है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है, ऐसे कई सारे हैं। तो जब इसे चिपटा दोगे, इसके सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या निकालेगा, सेंटर ऑफ मास से अगर निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3, क्या आएगा, 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग अगर निकालोगे सेंटर ऑफ मास हॉलो स्फीयर का है, क्या है, हॉलो स्फीयर, ये हॉलो, हॉलो सिलेंडर है दोस्तों, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अगर इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग निकालोगे तो ये 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस इसका डिस्टेंस आर है तो एम आर स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, एक डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे आर है, ठीक है। तो जब निकालेंगे तो 5, सॉरी हाँ 3 to 5, 5/3 एम आर स्क्वायर, 5/3 एम आर स्क्वायर, ये आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, समझ गए।
आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे पेज एक और ले लेते हैं। मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है? सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर का दोस्तों जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं सेंटर ऑफ मास से, यहाँ से सेंटर ऑफ मास से निकालेंगे तो ये होता है 2/5 mr²। क्या होता है? 2/5 mr²। अगर इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो अगर डायमीटर के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं 2/5 mr² प्लस mr² कर देंगे तो आ जाएगा 7/5 mr²। समझ गए? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ तो नहीं बचा? हाँ, और इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। अपने पेज पे वापस आते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, माइक चल रहा है, माइक चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेडियस ऑफ गायरेशन के। रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है आई बराबर एम के स्क्वायर हो जाता है। आई बराबर एम के स्क्वायर। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम क्या है? मास है। के क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, जब यहाँ पे के बराबर निकाल अंडर रूट में आई बाई एम निकालेंगे, अंडर रूट आई बाई एम। एम आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम क्या है? मास है, डिवाइड बाई मास, अंडर रूट में मोमेंट ऑफ आई, अंडर रूट में आई बाई एम। ठीक है, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम क्या है? मास है। ठीक है, अगर जब उससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन, मान लीजिए एक बॉडी है और उसका डिस्टेंस है आर, उसका डिस्टेंस है, रेडियस क्या है? आर, और एक स्मॉल मास और एम डैश है जो, और उसका रेडियस है आर, स्मॉल आर, और डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस डी से सब उसको हम निकाल ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसे रिमूव कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आई रिमेनिंग क्या होगा। आई रिमेनिंग निकालने के लिए सबसे बेटर है दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमूव। जो रिमूव किया है उसका जो कंप्लीट है माइनस जो रिमूव कर देंगे तो आ जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता है दोस्तों, जब आप दुकान पे जाते हो, मान लो 100 रुपए का गए, 30 रुपए का सामान लिए, 30 रुपए का सामान ले लिए। अब आपको वो कितना पैसा देगा? कितना पैसा देगा? 70 रुपए। कैसे निकाले? 100 रुपए ले गए थे, 30 रुपए खर्चा कर दिए, बचा कितना? 70। यही तो है, यही तो निकालना है। आई रिमेनिंग, आई रिमेनिंग यही तो निकालना है, ऐसे तो निकालना है। ठीक है, समझ गए? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दोस्तों ये क्या है? ये मान लीजिए एक डिस्क है। क्या है? एक डिस्क है। ठीक है, डिस्क का रेडियस आर है। अब यहाँ पे निकालेंगे तो अगर पूरे का अगर निकालते हैं तो mr²/2 होता। ठीक है, अब एक स्मॉल मास निकाल लिए तो m-r²/2 हो जाएगा, प्लस जो इसके डिस्टेंस से एक छोटा डिस्टेंस भी है प्लस md² होगा। तो ये आ जाएगा रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बात करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी को हम वहां पे लिखते थे हाफ एम बी स्क्वायर। कहाँ पे? आप वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़े होंगे हाफ एम बी स्क्वायर, तो वहां पे भी पढ़े होंगे, और जगह भी जब आएंगे तो वहां भी पढ़ेंगे। लेकिन इस केस यहाँ पर्टिकुलर इस चैप्टर में दोस्तों यहाँ पे m की जगह हम ले लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v की जगह लेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इन प्योरली रोटेटिंग बॉडी, प्योरली रोटेटिंग बॉडी का ले लेंगे। प्योरली रोटेटिंग बॉडी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो रोटेट ही कर रहा है, लगातार रोटेट करता जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे मैंने क्या लिया, लकड़ी लिया, और इसमें एक यहाँ से छोटा सा ऐसे पतला सा लकड़ी बनाया, और इसके एक पत्थर लिया। पत्थर क्या लिया? एक स्टील की बॉडी ली और उसमें हम छेद कर दिए इसमें, और छेद करके इस जो पतली सी लकड़ी है, लड़की नहीं लकड़ी, लकड़ी को इसमें हम फिट कर दिए दोस्तों। और ये रोटेट कर रहा है हवा के अनुसार, रोटेट कर रहा है हवा के अनुसार धीरे धीरे। अब ये जो रोटेट कर रहा है दोस्तों, ये प्योरली रोटेटिंग बॉडी, इसका काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ गए?
आइए हम वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन इन टॉर्क कैसे निकालते हैं? वर्क डन बाय द टॉर्क। देखिए हम वहां पे वर्क डन निकालने के लिए दोस्तों निकालते थे क्या, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एरिया, एफ इक्वल टू होता है डॉट एफ डॉट क्या होता है, एस होता था। यहाँ पे दोस्तों इंटीग्रेशन यहाँ पे यह लिख सकते हैं टाउ डॉट थीटा, ऐसे टाउ डॉट थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम और जब इसका जब मान लीजिए ये वेरिएबल होता है फोर्स, तब इसका इंटीग्रेशन करते थे, डीएस के रेस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन करते थे। अब यहाँ पे टाउ जो है वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल मतलब कुछ टर्म में टाइम के डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया रहेगा, तो वहां पे हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे दोस्तों। अगर अगर क्या हो जाए, अगर हो जाए टाउ कांस्टेंट, टाउ क्या हो जाए कांस्टेंट, टॉर्क कांस्टेंट हो जाता है दोस्तों, तब क्या हो जाता है, टाउ को बाहर निकालो इंटीग्रेट डी थीटा। अब यहाँ पे निकालेंगे टाउ इंटू डेल्टा थीटा, तो वही एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं, रोटेशन मोशन। वर्क एनर्जी थ्योरम में रोटेशन मोशन क्या होता है, टोटल वर्क डन बाय द टॉर्क बराबर चेंज इन रोटेशन मोशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन बाय द टॉर्क बराबर चेंज इन रोटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोस्तों, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा बराबर का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, यही तो बोल रहा था। वर्क डन बाय द टॉर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक टाउ फाइनल माइनस फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। जब इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेट टाउ डी थीटा बराबर हाफ आई ओमेगा फाइनल माइनस आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। जब और इसे इलोबरेट करके लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे वर्क बराबर आएगा टाउ इंटू डेल्टा थीटा बराबर हाफ आई ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। ये प्योरली रोटेशनल मोशन की बात हो रही, प्योरली रोटेटिंग बॉडी की बात हो रही है दोस्तों। अगर रोटेटिंग बॉडी नहीं होती तो यहाँ पे और भी यूज होता है ट्रांसलेशन वाला, अभी हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब नोट पॉइंट है, नोट कितने का है चलिए देखते हैं। फॉर गिवन एंगुलर वेलोसिटी, गिवन एंगुलर वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम अबाउट सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास के। जैसे मान लीजिए एक यहाँ बॉडी है दोस्तों, एक क्या है बॉडी है, यहाँ पे इसका m1 मास है, इसका m2 मास है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस है क्या l, इसका डिस्टेंस है क्या है l है, सॉरी x है, इसका डिस्टेंस क्या है x है। एक l डिस्टेंस पे, यहाँ पे l डिस्टेंस पे आके हम इसका यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे हो जाता है l माइनस एक्स। अब पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ होगा, उसके सेंटर ऑफ मास, ये जो सेंटर ऑफ मास निकालेंगे दोस्तों, मान लीजिए m1 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो x सेंटर ऑफ मास, तो m2l अपॉन में m1 प्लस m2, ये तो हम सेंटर ऑफ मास में ही बता के आए हैं, आपको बता के आए हैं कि नहीं। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, होना भी नहीं चाहिए दोस्तों, होना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये डिलीट कर देते हैं और फिर हम बढ़ते हैं आगे। आगे तरफ क्या आता है दोस्तों, नेक्स्ट पेज आता है। यहाँ पे पहले हम ताला तोड़ेंगे, ताला तोड़ के हम इसे जूम कर लेंगे दोस्तों। आइए क्या है दोस्तों, रोटेशनल पावर क्या होता है, रोटेशनल पावर। अब पावर भी पढ़ लेंगे, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ पे अगर लिखेंगे तो डी डी ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, डी 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 वर्क डन अपॉन बाई डी टाई, अरे डी डी ओमेगा नहीं है दोस्तों, सॉरी, डी वर्क है, वर्क को डिफ्रेंशिएट करना है दोस्तों, यहाँ पे वर्क को डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे वर्क बराबर होता है टाउ इंटू डी थीटा अपॉन में डी टी। जब यहाँ पे निकालेंगे तो डी थीटा अपॉन में डी टी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं कि नहीं, टाउ इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली ऐसा ही है, पावर बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी थीटा डी एस अपॉन में डी टी। डी एस अपॉन में डी टी को हम लिख सकते थे फोर्स इंटू वेलोसिटी, एग्जैक्टली यही सेम है, समझ गया, कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं।
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर वर्क डन किससे किसके द्वारा हो, नॉन कंजर्वेटिव हो और वो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो, वहां मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ये तो हम आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में ही बता के आए हैं। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल को यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल को यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यू क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है दोस्तों, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, एंगुलर मोमेंटम। दोस्तों एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, एक मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, क्या है, एक मास है जो v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और कुछ r डिस्टेंस पे, ठीक है। वहां पे एंगुलर मोमेंटम जैसे हम पढ़ते थे लीनियर में, यहाँ पे p इक्वल टू पढ़ते थे m इंटू वी, ठीक है, m इंटू वी पढ़ते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, l इक्वल टू r इंटू r क्रॉस p पढ़ना है, l इक्वल टू r क्रॉस p। और p को हम लिख सकते हैं दोस्तों, p को हम बेसिकली लिख सकते हैं r क्रॉस m इंटू वी। m तो कांस्टेंट रहेगा तो l बराबर आ जाएगा m r क्रॉस v, ठीक है दोस्तों, ये याद रहेगा कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा एम बी आर साइन थीटा, एल इक्वल टू एम बी आर साइन थीटा, ठीक है। यही एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है। टाउ बराबर आर क्रॉस एफ होता है, ये तो सबको पता हो गया होगा, ठीक है। टाउ क्रॉस क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ये तो मैं आपको पहले बता दें, या इसी को लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है, आगे एंगुलर मोमेंटम इन सर्कल, एंगुलर मोमेंटम इन सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एल इक्वल टू एम वी आर, एल इक्वल टू एम वी आर। यहाँ पे एक डिस्टेंस है, मतलब एक बॉडी है, मास एम, एक मास है एम और वो सर्कल में रोटेट कर रहा है वी वेलोसिटी से, आर उसका डिस्टेंस है, आर उसका रेडियस है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम वी आर, ठीक है। कोई इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोटेटिंग बॉडी की बात करते हैं। प्योरली रोटेटिंग, अगर प्योरली रोटेट कर रहा है, सिर्फ एक एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, जैसे सीलिंग फैन, जैसे जो मैंने बताया था सीलिंग फैन, सीलिंग फैन, ये जो फैन होता है दोस्तों एक ही एक्सिस पे अपना रोटेशन कर रहा है, जुग 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 जुग, एक ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। टेबल फैन भी एक ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, एक इसका एक फिक्स एक्सिस है दोस्तों, एक फिक्स एक्सिस है और उसी अलोंग रोटेट कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा हो जाएगा। जैसे ये ओमेगा से मूव कर रहा है आर डिस्टेंस टू बी वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर हम एक्सिस के थ्रू बात कर रहे हैं, क्या किसका, एल एक्सिस, अगर हम एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के थ्रू बात कर रहे हैं तो आई एक्सिस और ओमेगा के बराबर हो जाएगा, आई एल एक्सिस आई एक्सिस इंटू ओमेगा हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी वहां पे पढ़े थे दोस्तों, काइनेटिक मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाई टू, मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाई टू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर बाय टू, आई एम की जगह हो जाएगा आई टू आई, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम बराबर अंडर रूट टू आई के, वहां पे हो जाता था एंगुलर, यहाँ पे मोमेंटम बराबर अंडर रूट टू एम के, एम की जगह आई हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आई का रिलेशन डायरेक्टली है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आई का रिलेशन इनवर्सली है, ठीक है दोस्तों। ये वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। वहां पे भी ऐसे पढ़े थे, समझ गए कि नहीं? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन की, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की क्या होता है, देखिए वहां पे पढ़े थे दोस्तों, फोर्स बराबर क्या, dp बाई dt, ये पढ़े थे। अब यहाँ पे फोर्स को हम टाउ लिख सकते हैं, टाउ बराबर dl बाई dt लिखेंगे, क्या बराबर फोर्स, टाउ बराबर dl बाई dt लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। अब यहीं पे टाउ बराबर हो सकता है dl को हम क्या, dl को क्या सकते हैं, l को लिख सकते हैं dl बाई dt को i इंटू डी ओमेगा बाई dt, ठीक है, डी ओमेगा बाई dt i इंटू अल्फा हो जाएगा,
यहाँ से टाउ बराबर हो जाएगा आई इंटू अल्फा दोस्तों। आई इंटू अल्फा कहाँ से आया, यहाँ से आया दोस्तों। ठीक है, ये है टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है दोस्तों। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसे ऊपर भी लिख देते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे तो ये जो नीचे है दोस्तों, प्रिंट जब करा रहे थे तो नहीं आया, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। समझ गए कि नहीं? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे किसकी बात करेंगे दोस्तों? आगे हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर हम एल को क्या कर दें कांस्टेंट, या कह सकते हैं इस केस में क्या होता है दोस्तों, जो जो टाउ बराबर होता है डी एल बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। यहाँ से आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू हो जाएगा। जब ये केस आ जाएगा, वहां पे भी होता था जब फोर्स बराबर हो जाता था क्या, डी डी पी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, तो वहां से एम वन वी वन बराबर हो जाता था एम टू वी टू। हो जाता था कि नहीं? यहाँ पे भी हो जा रहा है। एम वन की जगह आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू बराबर आई वन ओमेगा टू हो जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम यहाँ पे इसको लिख भी देते हैं, नहीं तो ये कहेंगे कैसे हो जाएगा कांस्टेंट। टाउ बराबर होता है डी एल बाई डी टी, जो कि जीरो होना चाहिए। ठीक है, समझ गए कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? आई होप यहाँ तक समझ गए होगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसकी, लॉस इन एनर्जी की दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ गया था दोस्तों, डायरेक्ट ही। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू ब्रैकेट में ओमेगा ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का होल स्क्वायर, या ओमेगा फाइनल का फोर स्क्वायर डेल्टा ओमेगा का होल स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, समझ गए? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एज इट इज जो फॉर्मूला है उसे रट लेना है दोस्तों, रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ आई वन ओमेगा आई वन आई टू अपॉन में आई वन प्लस आई टू ब्रैकेट में ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग दोस्तों टाउ बराबर होता है डी एल अपॉन में डी टी। ये होता है कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे अगर अगर टाउ जीरो हो जाए तो डीएल भी जीरो, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू। ठीक है, तो नेट टॉर्क जीरो, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, यहाँ पे आ जाएगा आई वन ओमेगा वन बराबर आई टू ओमेगा टू। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, कोई और बात तो नहीं है। हाँ, एक चीज यहाँ पे और बताना रह गया दोस्तों, ये किसकी चीज किस लिए वैलिड है, ये प्योर रोटेशन के लिए वैलिड है, रोटेशन के लिए वैलिड है दोस्तों। हाँ, ये किसके लिए, किसके लिए? प्योर रोटेशन हो जाएगा तो वहां पे ये आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन दोस्तों, जब रोलिंग करेगा और जब मोशन होगा तो यहाँ पे दोनों चीज आएगा। पहले तो हम या तो एक एक मोशन ही करा रहे थे, सिर्फ चल रहा है, फिर एक रोलिंग करा रहे हैं, प्योरली रोलिंग। अब हम करा देंगे रोलिंग प्लस रोटेशन। अब इसमें ट्रांसलेशन भी आएगा और रोटेशनल भी मोशन आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये साइकिल का रिम है, क्या है, साइकिल का रिम है, पहिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कुछ वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे ओमेगा से ये नाच रहा है और ये फिर आगे चल रहा है। अब यहाँ पे इसका वेलोसिटी और ओमेगा से नाच रहा है, ये प्योरली रोलिंग है। अब यहाँ पे इसका लीनियर वेलोसिटी देख ले। अब यहाँ पे देखिए इसका वेलोसिटी भी है, इसका वेलोसिटी भी है, इसका वेलोसिटी, हर जगह वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास सेम है। ठीक है, अगर जब हम रोलिंग और उसका दोनों को सेम कर दे रहे हैं, जब इनको ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या इक्वेशन बनेगी दोस्तों? एक्चुअली में यहाँ पे मैं ये चीज डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जब ये इसका फाइनल रिजल्ट आएगा क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे बी सेंटर ऑफ मास, और इसी तरफ देखेंगे आर ओमेगा भी होगा, आर ओमेगा भी इसी तरफ। अब इस तरफ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे वी सेंटर ऑफ मास
और इसके नीचे देखेंगे आर ओमेगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे होगा वी सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पीछे पिछू की तरफ होगा आर ओमेगा, पिछू की तरफ होगा आर ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इस पॉइंट पे इस तरफ होगा वी सेंटर ऑफ मास, और यहाँ ऊपर की तरफ होगा आर ओमेगा दोस्तों। हाँ, यहाँ पे मैं नामकरण कर रहा हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप बताइए कि यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, किस पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं, पॉइंट ए पे। और मैं पूछूंगा कि आप बताइए किस पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे कम होगा। तो आप देखेंगे जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर में देखेंगे, इस पॉइंट पे देखिए, सी वाले पॉइंट पे एक आगे है और दूसरा पीछे है, तो कुछ कम हो जाएगा, कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे सबसे कम आएगा। ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर है, नेट पे आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट आएगा, तो ये तो इससे ज्यादा ही आएगा। समझ गए, आया कि नहीं समझ में, कहाँ ज्यादा कहाँ कम, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, ये डायग्राम यहाँ बने बने रहने देना चाहिए था। चलिए बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो फिर से बेले इंसान है, बनाते रहते हैं ऐसे। यहाँ है आर ओमेगा, ये है वी सेंटर ऑफ मास, यहाँ है वी सेंटर ऑफ मास, पीछू की तरफ है आर ओमेगा, ये है आर ओमेगा, यहाँ पे लगेगा वी सेंटर ऑफ मास। समझिए, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे क्या है, प्योर रोलिंग की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग क्या होता है, इफ ऑब्जेक्ट इफ सॉरी इफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो, रेस्ट पे हो, मतलब जो नीचे रगड़ के चल रही थी, जो नीचे था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसका रेस्ट पे हो, एंड ग्राउंड ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, जो ग्राउंड का है प्लेटफॉर्म। जैसे मान लीजिए कोई चीज है, कोई एक बॉडी है, एक गोला सा बॉडी है, ना यहाँ पे कोई ग्राउंड से टच है और ना उससे, और यहाँ से एक सीधा ऐसे 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 से रस्सी से लाके यहाँ पे आके लटका दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पे जो बॉडी रोटेट करेगी, यहाँ पे प्योरली रोलिंग मोशन करेगी। क्या करेगी, प्योरली रोलिंग मोशन करेगी दोस्तों। इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी सेंटर ऑफ वी, वी बराबर आर ओमेगा हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा, वी बराबर आर ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये तो हम आपको कहाँ पढ़ा के आए हैं, कहाँ पढ़ा के आए हैं बताइए जल्दी से, सर्कुलर मोशन में। ठीक है, when rolling occurs, जब रोलिंग होगा विदाउट स्लीपिंग, इट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। क्या बोला, जब रोलिंग हो विदाउट स्लीपिंग इट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। दोस्तों जब हवा में लटका रहेगा तो वहां पे कुछ कांटेक्ट में है नहीं, तो वहां पे सिर्फ बॉडी रोटेट करती जाएगी, रोटेट करती जाएगी, तो वहां पे प्योर रोलिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे केस वन की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर एक पॉइंट है केस वन में, अगर वी सेंटर ऑफ मास इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, तो ये कौन सा स्लीपिंग होगा, ये फॉरवर्ड स्लीपिंग होगा। कौन सा स्लीपिंग होगा, फॉरवर्ड स्लीपिंग। अगर वी सेंटर ऑफ मास लेस देन है आर ओमेगा से, ये कैसा होगा, बैकवर्ड स्लीपिंग होगा। कैसा होगा, बैकवर्ड स्लीपिंग होगा। ठीक है, लेकिन अगर फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में पूछे तो ये फॉरवर्ड होगा, और फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में ये पूछे तो सॉरी, ये फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में पूछे तो ये बैकवर्ड होगा, ये फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में पूछे तो फॉरवर्ड होगा। नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे होगे, नहीं समझे होगे, मुझे पता है, मुझे पता है नहीं समझे होगे। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये ज्यादा है आर ओमेगा से, तब ये कैसा स्लीप करेगा। अरे यार ये ज्यादा है तो आगे की तरफ न जाएगा, फॉरवर्ड स्लीपिंग न करेगा, समझ रहे हो ना, फॉरवर्ड स्लीपिंग, ऐसे एफ एस लिख रहा हूँ, फॉरवर्ड स्लीपिंग। ठीक है, लेकिन अगर फ्रिक्शन के हिसाब से पूछेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन के हिसाब से पूछ रहा है, तो क्या होगा। अब यहाँ पे तो दोस्तों देखिए वो तो है नहीं, विदाउट स्लीपिंग हो रहा है, अगर फ्रिक्शन के हिसाब से होगा तो यहाँ पे बैकवर्ड हो जाता। ठीक है, बैकवर्ड स्लीपिंग। अब यहाँ पे देखिए अगर आर ओमेगा ज्यादा है वी सेंटर ऑफ मास से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैकवर्ड स्लीपिंग। क्या हो जाएगा, बैकवर्ड स्लीपिंग। लेकिन फ्रिक्शन के हिसाब से पूछे तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे वी सेंटर ऑफ मास बराबर आर ओमेगा अगर बराबर है, तो ये किसका कंडीशन है,
नो स्लीपिंग का है, नो स्लीपिंग का है। ठीक है, नो स्लीपिंग मतलब नो स्लीपिंग मतलब प्योर रोलिंग का है, प्योर रोलिंग का है। ठीक है दोस्तों, प्योर रोलिंग का है। जब भी सेंटर ऑफ मास बराबर हो जाए आर ओमेगा से, तब हो जाएगा नो स्लीपिंग कंडीशन, जो होता है प्योर रोलिंग। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे क्या है, आइए आगे देखते हैं। आगे है अपना काइनेटिक एनर्जी इन मोशंस ऑफ, हाँ दोस्तों आगे क्या है अपना, आगे यही है काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। इसमें क्या होता है, पहले हम रोलिंग मोशन में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन। रोलिंग मोशन में दोनों आता है, मैंने आपको बता दिया, ट्रांसलेशन और रोटेशन। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी टोटल की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली ये ऐसा लिखा हुआ, काइनेटिक एनर्जी हाफ ट्रांसलेशन का हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशन का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हाफ कॉमन ले लिया है, एम वी स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर हो गया है दोस्तों। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है, आगे अपना बढ़िया पॉइंट है दोस्तों। आइए देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते ही हम क्या करेंगे, पहले ताला तोड़ेंगे और इसे जूम कर लेंगे। ठीक है, आइए आइए आइए। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग बात करेंगे। मान लीजिए एक बॉडी है, अल्फा से रोटेट कर रहा है, यहाँ पे ए सेंटर ऑफ मास है, बी सेंटर ऑफ मास है, आर अल्फा पीछे की तरफ लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आर अल्फा तो आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पे क्या होगा, अगर एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास आर अल्फा से ज्यादा है तो फॉरवर्ड स्लिपिंग हुआ। ठीक है, किस कैसे स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, अगर फ्रिक्शन की बात करेंगे तो बैकवर्ड हो जाएगा। एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ क्या होगा यहाँ पे, अगर आर ओमेगा से कम, आर अल्फा से कम होगा तो बैकवर्ड स्लीपिंग होगा। क्या होगा, बैकवर्ड स्लीपिंग होगा। ठीक है, अगर एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास बराबर हो जाए आर अल्फा से, तो नो स्लीपिंग, नो स्लीपिंग बोले तो प्योर रोलिंग कंडीशन आ जाएगा दोस्तों। कैसा कंडीशन, प्योर रोलिंग कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, प्योर रोलिंग कंडीशन आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नोट, फॉर प्योर रोलिंग व्हाट इज नेट एक्सीलरेशन ऑफ पी एट पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या नेट एक्सीलरेशन होगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है, यहाँ एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास आर अल्फा और एक सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होगा दोस्तों। आर अल्फा बराबर आर बराबर हो जाएगा आर एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास मास माइनस आर अल्फा बराबर जीरो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास बराबर आर अल्फा। ठीक है, एट पॉइंट पी पे, तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। ये गलत है, एट पॉइंट पी का नेट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, नेट एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि हमने आपको बताया है सेंटर पे जब रहेगा, जब सर्कुलर मोशन पे सेंटर पे रहेगा, तो वहां पे एक और एक्सेलरेशन रहता है जिसे बोलते हैं हम क्या, ऐसी सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। आप तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन तो भूल ही गए यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंटीपिटल एक्सीलरेशन के कारण वो वहां पे जो पॉइंट पी है उसका एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन, एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन क्या है, एल। जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो नेट की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल प्लस एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन की बात करेंगे। एंगुलर मोमेंटम रोटेशन प्लस नेट, नेट एंगुलर मोमेंटम रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। रोटेशन में क्या आता है, एम वी आर, ट्रांसलेशन में क्या होता है, एम इंटू वी, प्लस कर दो इन दोनों को, यही होता है। ठीक है, समझ गए। फोर्स इन रोलिंग,
अगर क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तब ऐड करिए, तब क्या करिए, ऐड करिए। लेकिन अगर एक क्लॉकवाइज लग रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, मतलब एक फोर्स लग रहा है, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वही वही वाला बताया दोस्तों, रॉड वाला केस लिया था ना। अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो ऐड करिए, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ऐड करिए। एक अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये सेम फोर्स, तो इसे क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं रोलिंग ऑफ रोलिंग ऑफ इंक्लाइन रोलिंग ऑफ इंक्लाइन प्लेन की। पहले हम स्मूथ इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में जहां पे नो रोलिंग हो रहा है, कोई रोलिंग नहीं, बस स्लिप करते हुए खिचिक खिचिक पहुंच जा रहा है दोस्तों, ठीक है। आप कभी देखे हो, मतलब एक शीशा लीजिए और एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा थोड़ा सा एंगल तिरछा बना के वहां पे एक बॉडी को रख दीजिए और देखिएगा वो रोल नहीं करेगा, सीधा खच से अंदर पहुंच जाएगा, नीचे सड़कते हुए से नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक गोला वाला भी रखेंगे तब भी वो से नीचे आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा जी साइन थीटा के बराबर, जैसे कि हम लीनियर मोशन में पढ़ के आए हुए हैं। टाउ टाउ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा, अल्फा जीरो से ओमेगा जीरो, नो रोटेशन, इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। कहाँ पे, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में कोई रोटेशन नहीं होगा दोस्तों। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रफ वाला आता है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द होल बॉडी v इक्वल टू अंडर रूट आर, v इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच होता है। इसी को हम लिख सकते हैं v इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे रफ इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। यहाँ पे बात करेंगे क्या, यहाँ पे मान लीजिए रफ इंक्लाइन प्लेन है दोस्तों, क्या है, रफ है, रफ है, रफ है, तो दोस्तों ये रोल करते हुए जाएगा, रोल करते हुए जाएगा। मान लीजिए बॉडी रख के खिटिक 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 रोल करके तब नीचे पहुंचेगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं, आया समझ में ना। तो एम जी साइन थीटा माइनस, यहाँ पे लिखेंगे जैसे, यहाँ पे क्या लिखे, एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन इस तरफ पीछे की तरफ, और यहाँ पे एम ए आगे तरफ जाएगा तो एम ए, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर एम ए, ऐसे कर देंगे तो यहाँ से टाउ बराबर आता है आई अल्फा, आई आई अल्फा होता है कि नहीं दोस्तों, टाउ बराबर आई अल्फा होता है कि नहीं। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लिख, यहाँ पे ही ऊपर लिख देता हूँ जिससे आपको नजर आया है। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लिख रहा होगा, दिख रहा होगा, आई अल्फा के बराबर है, किसके बराबर है, आई अल्फा के बराबर है। एक मिनट दोस्तों, फ्रिक्शन बराबर आई अल्फा के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये क्या करेगा, प्योर रोलिंग करेगा, प्योर रोलिंग करेगा, ठीक है। प्योर रोलिंग में आर अल्फा के बराबर हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझे, आई होप समझ गए हो गए। एक चीज यहाँ पे और ऐड कर लेना, अल्फा बराबर होता है क्या, अल्फा बराबर होता है ए सेंट्रीपिटल अपॉन में आर, ये याद रखना है दोस्तों। अल्फा बराबर हो जाता है ए सेंट्रीपिटल आर, वहां पे जैसे किए थे ना, कहाँ पे, सेंटीमीटर आर अल्फा, आर अल्फा, तो वहां पे अल्फा बराबर हो जाएगा ए सेंटीमीटर आर, ए सेंटीमीटर आर, ठीक है। समझ गया कि नहीं, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेसिकली अपने नोट से मिलाते चलते हैं कि कुछ छूट तो नहीं रहा। आइए, अल्फा बराबर होता है क्या, यहाँ पे लिखा ए सेंटीमीटर आर, पुट दिस इक्वेशन अल्फा ए इक्वल टू जी साइन थीटा बराबर ए प्लस के स्क्वायर बाई आर इंटू ए। तो जब यहाँ से आएगा तो ये बहुत ही बढ़िया इक्वेशन आ गया दोस्तों, ए बराबर जी साइन थीटा वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये अगर मास के टर्म में लिखना चाहे तो ए इक्वल टू एम जी अपॉन में एम प्लस आई स्क्वायर अपॉन में आर, आई स्क्वायर अपॉन में आर दोस्तों होता है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं ये आपको बस एज इट इज याद करना है, लेकिन आपको अभी मैं एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा, एक महान टीचर ने बताया है, तो आपको ज्यादा यहाँ पे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जल्दी से जल्दी इन सारे क्वेश्चन को डील कर पाओगे, ठीक है। अभी धैर्य, पेशेंस बचाए रखिए, बताता हूँ, ठीक है। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं, वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट, ओमेगा, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा ट्रांसलेशन बराबर होता है, ओमेगा टोटल बराबर होता है फ्रिक्शन बराबर ओमेगा ट्रांसलेशन प्लस ओमेगा रोटेशन को, ओमेगा फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा,
v बराबर आर ओमेगा होता है, तो इंटीग्रेशन एस आर थीटा हो जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नोट क्या है। इन प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज जीरो। क्या बोला? प्योर रोलिंग में, प्योर रोलिंग कहाँ होता है? स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे, वहां पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? जीरो। हेंस वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हम मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है दोस्तों, अंडर रूट टू जी एच होता है, अंडर रूट टू जी एच अपॉन में वन प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अगर मास के टर्म में लिख रहे हैं तो v बराबर अंडर रूट में टू एम जी एच अपॉन में आई प्लस एम आर स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए बात करते हैं प्योर रोलिंग ऑफ इंक्लाइन प्लेन की, प्योर रोलिंग ऑफ इंक्लाइन प्लेन ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? जीरो होता है। यहाँ से वेलोसिटी हो जाता है अंडर रूट टू जी एच अपॉन में वन प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। विच बॉडी रीच बॉटम अर्लियर, कौन सी बॉडी अर्लियर पहुंचेगी दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अगर मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन थीटा सेम दिया हुआ है सबका, और हम उसमें से अलग अलग डिफरेंट बॉडी, एक मान लीजिए रिंग दे रहे हैं, सॉलिड स्फीयर दे रहे हैं, डिस्क दे रहे हैं, हॉलो स्फीयर, तो कौन बॉडी पहले पहुंचेगा? तो वो बॉडी पहले पहुंचेगी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कम होगा। आई जिसका कम होगा वो बॉडी पहले पहुंचेगी दोस्तों। ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, आई जिसका कम होगा वो पहले पहुंचेगा। ठीक है, जिसका आई कम वो पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर होता है जी साइन थीटा वन अपॉन के स्क्वायर, तो के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, जिसका कम तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, टाइम उसका कम लगेगा, टाइम लगेगा अर्लियर, वो टाइम कम लगेगा मतलब वो पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का होता है पहले पहुंच जाएगा, फिर डिस्क, फिर आएगा हॉलो स्फीयर, फिर रिंग और सॉलिड सिलेंडर। ये कैसे आया दोस्तों अभी हम आपको बताते हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका आई कम होता है, फिर इसके बाद इसका होता है, फिर इसके बाद ये होता है। डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है अगर उसे चिपटा दोगे तो डिस्क बन जाएगा। हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर का अलग होता है, रिंग और हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है वो चिपका दोगे तो रिंग बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोलिंग, यहाँ पे प्योर रोलिंग में बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आई होप पूरा बात क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो आगे पेज पे आते हैं तो क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन है और अभी हम कुछ और बातें कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो अभी छूट गया है। ठीक, एक मान लीजिए एक बॉडी है, मतलब एक क्या है, यहाँ पे रोटेशनल मोशन के लिए एक पुल्ली लगा हुआ है और वहां से एक मास लटका हुआ है। ठीक है, और वो ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से जैसे घूम रहा है तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो उसका एसिलरेशन क्या हो जाएगा? एसिलरेशन होगा दोस्तों एम जी अपॉन में एम प्लस आई आर स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा। तो वेलोसिटी क्या होगा अगर पूछा जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट टू ए एस होता है, टू ए की वैल्यू होता है क्या? ए की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ली है, टू एम जी एच अपॉन में आई प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों नोट पॉइंट करके यहाँ पे कुछ लिखा है, पहले हम इसको क्या कर लें, इसको क्या कर लें, ताला तोड़ें और इसे हम जूम कर लें, ताला तोड़ें और इसे जूम कर लें, फिर हम बात करते हैं। नोट पॉइंट है, क्या है नोट पॉइंट? बढ़िया नोट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी टोटल, काइनेटिक एनर्जी टोटल का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का बराबर, मतलब रेशियो इसका पूछता है दोस्तों, रेशियो 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 बना रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी किसका? रोटेशन का, रोटेशन का। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी का जब यहाँ पे आएगा तो इसका हो जाएगा वन, इसका हो जाएगा टोटल रोटेशन का दोस्तों हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा दोस्तों वन प्लस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये याद रहेगा।
ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? आई होप याद रहेगा। ठीक है। हाँ दोस्तों, एलन के मॉड्यूल में एक बढ़िया सा दोस्तों एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? देखिए, मान लीजिए एक बॉडी है, एक बॉडी है यहाँ से, ये एक ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस से ये मूव करता हुआ आया यहाँ पे, और यहाँ से रोटेट करता है, ये मान लीजिए पॉइंट पी है, और ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर। आधा मोशन करके यह यहाँ पहुंच गया। ठीक है, कितना मोशन किया? आधा। ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए कितना डिस्टेंस? आर। ठीक है, आधा मोशन किया तो आर डिस्टेंस मूव किया। फिर जब यहाँ से जाएगा, ये क्या होगा? डी होगा। और ये आर है, तो अब जब इसके करेंगे, तो जब इसका यहाँ से निकालेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये मान लीजिए एस है, इसका यहाँ फॉर्मूला ये पूछा था वहाँ क्वेश्चन में कि आप इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया। तो एस बराबर क्या निकालेंगे? तो एस बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 अंडर रूट में 4 पाई, अंडर रूट में, सॉरी 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 सॉरी, ये आप एज इट इज याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। एस इक्वल टू अंडर रूट में 4 + पाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर, ये होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से अब ले चलेंगे आपको। मान लीजिए क्या एक यहाँ पे पुल्ली है, क्या है? पुल्ली, और यहाँ से एक मास लटका हुआ है। कौन सा मास? ये M2 है। यहाँ से लटका हुआ है, ये M1 है। यहाँ पे देखेंगे M1 ज्यादा है M2 से, M1 ज्यादा है M2 से। ठीक है, तो नेट एक्सीलरेशन इस तरफ होगा, नेट एक्सीलरेशन इस तरफ होगा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसका टेंशन क्या है? T1। इसका टेंशन क्या है? T2। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है, और इसका मान लीजिए मास है पुल्ली का M, और रेडियस है R, और आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, अब पूछ रहा है इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। एक्सीलरेशन दोस्तों वैसे हमने पढ़ा है क्या, जिस तरफ है M1g -M2g अपॉन में M1 + M2 प्लस यहाँ पे एक और आएगा, क्योंकि रोटेशन मोशन में है, आई स्क्वायर, आई आई अपॉन में आर स्क्वायर, आई अपॉन में आर स्क्वायर दोस्तों, आई अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, आई अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। एज इट इज अगर आप याद करेंगे तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन में। ये एक क्वेश्चन आया है PYQ का है। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए और चीज बता देते हैं यहाँ पे आपको, और क्या बताना रह गया दोस्तों। आपको ये पता होगा टाउ बराबर आई अल्फा होता है। तो अब टाउ को हम लिख सकते हैं आप एफ फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और आई इंटू अल्फा। सॉरी सॉरी, ये तो हम कुछ अल्फा गजब ही बना दिए, ये अल्फा है। ये भी हम एक फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर मान लीजिए रेडियस दे दिया है, आई दे दिया है, अल्फा दे दिया है, फोर्स वहां से पूछ निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज और यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ, वहां पे पढ़े थे mv², तो यहाँ पे आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर पढ़े थे। अगर एक चीज और यहाँ पे देखिए, ओमेगा बराबर होता है अल्फा इंटू टी। कब? जब सॉरी सॉरी, एक मिनट दोस्तों, क्या हो, इनिशियल इनिशियल ओमेगा वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल ओमेगा क्या हो, 0 हो, यहाँ पे जो फाइनल ओमेगा आएगा अल्फा इंटू टी के बराबर आएगा। जब इसे निकालेंगे तो हाफ आई अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। कर लेंगे कि नहीं? ये तो बड़ा सिंपल है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और यहाँ पूछता है, क्या काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का, और काइनेटिक एनर्जी किसका? टोटल का। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी टोटल का रेशियो पूछता है। जब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन और काइनेटिक एनर्जी टोटल का रेशियो पूछता है, तो हमने अभी आपको क्या बताया, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन क्या है? 1 है, तो यहाँ लिखिए 1। और काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या है? काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या है? 1/k²। तो 1 में क्या है? सॉरी सॉरी, 1 में क्या है? k²। तो यहाँ पे आएंगे
तो यहाँ पे लिख दें प्लस 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों इतना टर्म को हम ना याद करके, इतना टर्म को हम ना याद करके एक हम नया टर्म ले रहे हैं, उसका नाम है क्या? उसका नाम है क्या? बीटा। क्या है? बीटा। तो मतलब हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन बराबर काइनेटिक अपॉन में काइनेटिक एनर्जी टोटल बराबर बीटा। ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा की वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर है। ठीक है, समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम धीरे 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 एक चार्ट बनाते हैं और हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं दोस्तों। क्या है? जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू से हम मेंशन है फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पे हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी में हॉलो। हॉलो क्या? रिंग। हॉलो सिलेंडर है, सॉरी, हॉलो सिलेंडर होगा। और यह इसी को हम रिंग भी बोल सकते हैं। जब हम इसे चिपटा देंगे, जब इसे चिपटा देंगे तो रिंग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? रिंग बन जाएगा। ठीक है, हम इसे चार्ट बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद या हम ले रहे हैं हॉलो स्फेयर। क्या ले रहे हैं? हॉलो स्फेयर ले रहे हैं, स्फेयर ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर और आगे क्या लेंगे? डिस्क ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? डिस्क। या सॉलिड सिलेंडर ले रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर। जब दोस्तों सॉलिड सिलेंडर होगा, मान लो सॉलिड सिलेंडर, जब उसे चिपटाओगे ना तो वो क्या बन जाएगा? प्लेट की तरह एक डिस्क बन जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। फिर लास्ट में हम ले रहे हैं सॉलिड स्फेयर। क्या ले रहे हैं? सॉलिड स्फेयर। ठीक है, समझ में आया? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। दोस्तों बीटा की हम वैल्यू लिखे थे 1 अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये लिखे थे कि नहीं? अब हम बीटा की वैल्यू लिख रहे हैं सब जगह। हॉलो स्फेयर का के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? जब इसे करेंगे दोस्तों तो 1/2 आएगी, 1/2 आएगी। जब सॉल्व करेंगे तो 1/2, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.5। जब हॉलो हॉलो सिलेंडर या रिंग का करेंगे तो 1/2 या 0.5 आएगा। ठीक है, जब हॉलो स्फेयर का करेंगे दोस्तों इसका आएगा क्या? 3/5। 3/5 इसको हम लिख सकते हैं 0.6 करके। ठीक है, अगर हम सॉलिड सिलेंडर या डिस्क लिख रहे हैं तो इसका आएगा 2/3। 2/3 करेंगे तो इसका आएगा 0.66। ठीक है, अगर सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं तो 5/7 आएगा। बीटा की वैल्यू क्या आएगी? 5/7 आएगी। क्या आएगी बीटा की वैल्यू? 5/7 या 0.71 आएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बीटा की वैल्यू सॉल्व की है दोस्तों, यहाँ पे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू जब रखेंगे तो बीटा की वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू थी, तो यहाँ पे हमने निकाला 0.5, यहाँ पे निकाला इसका 0.6, यहाँ पे निकाला 0.66, यहाँ पे निकाला 0.7। अगर परसेंटेज में बोलेगा तो ये 50%, अगर ये परसेंट बोलेगा तो 60%। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये परसेंटेज पूछा 66%, अगर ये परसेंटेज पूछा तो 71%। ठीक है, समझ में आ गया? अगर काइनेटिक एनर्जी रोटेशन अपॉन में काइनेटिक एनर्जी टोटल का लिया है तब तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल को 1 माइनस बीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस बीटा। बीटा की वैल्यू आपको पता है 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जब यहाँ पे माइनस करेंगे 1 माइनस 0.1 तो यहाँ पे 0.5 आएगा। जब इसमें माइनस करेंगे तो 1.5 को 1 में से 0.6 निकालेंगे तो 0.4 आएगा। 1 में से 0.66 निकालेंगे तो 0.33 आएगा। 1 में से
7 1 को निकालेंगे तो 0.28 या 9 आएगा, ऐसे लिख लीजिए। जब इसे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50% होगा, ये कौन सा होगा 40% होगा, ये कौन सा होगा 33% होगा, ये कौन सा होगा 28% होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे पहले हम इसको लाइन और बड़ा करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसे में पढ़ते जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसका, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन अपॉन में काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन अपॉन में काइनेटिक, इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन अपॉन काइनेटिक बीटा अपॉन में 1 माइनस बीटा लिख सकते हैं। बीटा अपॉन में 1 माइनस बीटा, जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसका रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा, 1:1 आएगा, ठीक है। इसका आएगा 3/2, क्या आएगा 3/2 आएगा। इसका आएगा 2:1, 2:1, इसका आएगा 5/2। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा दोस्तों, आप इसे याद करोगे तो ये डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे हमारा एसिलरेशन की बात करेंगे। एसिलरेशन दोस्तों हमने पढ़ा था क्या, एसिलरेशन और होता है जी साइन थीटा, जी साइन थीटा अपॉन में 1 अपॉन 1 + k² अपॉन में r², ये पढ़ा था। हम इसी को लिख सकते हैं जी साइन थीटा इंटू बीटा, जी साइन थीटा इंटू बीटा। एक पॉइंट याद रखिए, जहां जहां जी रहेगा वहां वहां बीटा रहेगा। क्या बोला मैंने, जहां जहां जी रहेगा वहां वहां बीटा रहेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट इसका जी साइन थीटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा जी साइन थीटा, जी साइन थीटा क्या आ जाएगा 3/5 आएगा, सॉरी 3/5 आएगा, ठीक है। 3/5 जी साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 जी साइन थीटा, या यहाँ पे हो जाएगा 5/7 जी साइन थीटा, ठीक है। समझ गए, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। राइटिंग थोड़ा दोस्तों लबलबाहा है, इसे मैनेज करिएगा। लबलबाहा मतलब बिगड़ैल, डॉक्टर वाले, ठीक है। समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए हो गए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, अगर हम अगर हम टाइम अगर हम ऐसे टाइम टाइम निकालें, टाइम को क्या होता है √2gh होता है, 2gh होता है। अब जी जहां जहां रहेगा तो वहां बीटा रहेगा, मैंने ये बोल दिया है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया। √2h अपॉन में जी होता है, जी जहां रहा रहेगा तो वहां वहां टाइम रहेगा, वहां वहां बीटा रहेगा। 2h अपॉन में जी इंटू बीटा रहेगा, ठीक है दोस्तों, ऐसा रहेगा, ठीक है। समझ गए, आई होप यहाँ तक आप समझ गए हो गए। जब इसे सॉल्व करोगे तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख लीजिएगा। अगर मान लीजिए वेलोसिटी निकालना हो, तो अब ये वेलोसिटी वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वेलोसिटी क्या होता है, √2gh होता है, ठीक है। जी जहां वहां वहां क्या होगा, बीटा होगा, 2gh इंटू बीटा। 2gh इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर बीटा हाफ रखोगे तो √gh आ जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट में क्या आएगा, तो अंडर रूट में 6/5gh आ जाएगा। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में 4/3gh आएगा। और जो अगर इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों अंडर रूट में 10/7gh आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों, एक लास्ट है वही पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए रोटेशन हो रहा है, कितने हाइट मैक्सिमम तक वो जा सकता है। मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, कितने हाइट मैक्सिमम तक यहाँ से नीचे से ऊपर जा सकता है, वो मैक्सिमम हाइट बताना है। तो वहाँ पे अगर पढ़े तो v² 2g, जहाँ जी है तो वहाँ बीटा होगा, ठीक है 2g। तो यहाँ पे v² 2g इंटू बीटा, जब इसे सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गया कि नहीं, हाँ। एक दोस्तों पूछता है क्या, एक दोस्तों पूछता है मिनिमम म्यू क्या होगा, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम म्यू, कितना म्यू की वैल्यू हो कि वो स्लीप ना करे, वो स्लीप ना करे, ठीक है।
तो वो उसकी वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों म्यू इक्वल टू, आप पढ़े होगे क्या, क्या पढ़े बताइए, म्यू इक्वल टू जी tan थीटा पढ़े हो, या ऐसे कर सकते हो tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा tan थीटा 1 माइनस बीटा, यहाँ पे tan थीटा 1 माइनस बीटा, ठीक है। अरे सॉरी tan, एक मिनट सॉरी दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट वेट अ मिनट, देखिए म्यू बराबर अगर निकालना है तो डायरेक्ट लिखिए tan ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा, ठीक है, थीटा की जगह बीटा, ओके। और जब इसे निकालेंगे दोस्तों 1 माइनस बीटा करेंगे, tan यहाँ पे आ जाएगा हाफ, क्या आ जाएगा tan हाफ, tan थीटा डिवाइड बाई 2, यहाँ आएगा 2/5 tan थीटा, 2/5 tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ आएगा tan थीटा डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब यहाँ आएगा 2/7 tan थीटा, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं दोस्तों, वहां पे क्या बात करेंगे, फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं दोस्तों। फ्रिक्शन फोर्स निकालने की क्या होता है वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स निकालने का जो वैल्यू होता है एम जी साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर प्लस 1 होता है। ये उल्टा हो गया, आर स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं, अगर हम उस टर्म में बनाए तो एम जी साइन थीटा 1 माइनस बीटा, इस तरह से भी हम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, समझ गए कि नहीं। और म्यू एम जी कॉस थीटा ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स के लिए, तब यहाँ पे क्या करेगा, प्योर रोलिंग, क्या करेगा, प्योर रोलिंग, ये किसका कंडीशन है, प्योर रोलिंग कंडीशन है। लेकिन अगर म्यू एम जी कॉस थीटा ग्रेटर है, ग्रेटर है, तब फ्रिक्शन फोर्स ये हो जाएगा किसका, यहाँ पे प्योर रोलिंग नॉट पॉसिबल, सॉरी प्योर रोलिंग नॉट पॉसिबल है, यहाँ पे प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे प्योर रोलिंग पॉसिबल, प्योर रोलिंग होगा, प्योर रोलिंग होगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, आई होप आ गया होगा। यहाँ से समझ में आया ना, यहाँ तक आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए और देख लेते हैं, कुछ पॉइंट तो बचा नहीं। हाँ दोस्तों, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक मास है यहाँ पे, एक मास है यहाँ पे m1 मास है ये, m2 मास है ये, और डिस्टेंस क्या है r है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है r है। अब पूछ रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए दोस्तों आप m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, ठीक है। और वैसे आपको पता होना चाहिए आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है सबसे ज्यादा होता है, फिर आई ऑफ हॉलो स्फीयर होता है, आई ऑफ हॉलो स्फीयर का होता है, ठीक है। फिर किसका होता है, आई डिस्क का होता है, आई किसका होता है, डिस्क का होता है। फिर किसका होता है, आई सॉलिड स्फीयर का होता है, सॉलिड स्फीयर का होता है, ठीक है दोस्तों। सबसे ज्यादा किसका, आई रिंग का, फिर इसके बाद आई सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर का, फिर आई डिस्क का, फिर आई सॉलिड स्फीयर का। ये हॉलो स्फीयर जो होता है, ये रिंग जो होता है सॉलिड, यहाँ पे अगर बताया है कि हॉलो सिलेंडर के ही होगा, और डिस्क जो होगा सॉलिड सिलेंडर की तरह काम करेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कुछ पॉइंट रह गया है, हाँ दोस्तों एक पॉइंट और रह गया है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द, आगे बढ़ते हैं, क्या है, नोट पॉइंट करके ये लिख लीजिएगा, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टाउ एंड एफ। दोस्तों टाउ और एफ में कोई रिलेशन नहीं, क्या मैं बोल रहा हूं, अभी तो फॉर्मूला बताया हूं, अभी तो मैं फॉर्मूला बताया हूं, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, लेकिन वहां पे उसका कोई रिलेशन नहीं होता है,
वो कोई रिश्ता नहीं कहलाता, वो नाजायज रिश्ता है। ठीक है, नाजायज रिश्ता कोई मतलब नहीं। ठीक है, आर क्रॉस एफ टाउ बराबर होता है आई अल्फा, होता है कि नहीं? तो यहाँ पे टाउ बराबर हो जाता है आर क्रॉस एफ आई अल्फा, ये तो हम करके आ गए हैं। ठीक है, अगर हम अल्फा को और लिखना चाहें तो यहाँ से आर क्रॉस एफ बराबर आई इंटू अल्फा को ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन में टाइम आ जाता है। ठीक है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल में टाइम आ जाता है। ठीक है, या इसी को हम उल्टा करके लिखना चाहें तो आर क्रॉस अल्फा बराबर आई इंटू टू पाई इंटू टू पाई इंटू टू पाई, ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी फाइनल माइनस फ्रीक्वेंसी इनिशियल अपॉन में टाइम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइनल माइनस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं टू पाई एफ, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को फाइनल माइनस फ्रीक्वेंसी इनिशियल कर देंगे, आ जाएगा। समझ गए? ये रिवोल्यूशन पर सेकेंड होना चाहिए, रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन पर सेकेंड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक क्लियर है और कुछ पॉइंट तो नहीं रह गया। अब यहाँ तक देख लेते हैं, कोई पॉइंट नहीं बचा है। अगर आप अब इस क्वेश्चन से पढ़ने के बाद, यहाँ तक के पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे, मैक्सिमम मैंने सारे टॉपिक को पढ़ा दिया है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए आराम से, कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन जैसे यहाँ रिवीजन करने के बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा, बन जाएगा। अगर जो नहीं बनेगा तो आप एज इट इज भेजिएगा, तो मैं जरूर आपके पास सोल्यूशन भेजूंगा। ठीक है, तो आइए क्या किया जाए, अब लास्ट में कुछ आपको बातें बता दिया जाए, लास्ट में बातें बता दिया जाए दोस्तों। तो अब हम धीरे धीरे क्लास 11th की एंड की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अब बढ़िया होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, क्योंकि मैं अब और अच्छा से कर सकता हूँ, धीरे धीरे अब धीरे धीरे नॉलेज हो रहा है कि क्या करना, कैसे करना है दोस्तों। ठीक है, तो आप भी मन लगा के पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, साझा करिएगा, क्योंकि गलतियां होती रहती हैं, अभी तो नए नए हैं पढ़ाई में, नया एजुकेशन है दोस्तों। बस मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये है, मेरा मन करता है पढ़ाने का, आई लाइक टू टीच, मेरे पास जो ज्ञान है मैं उसे देना चाहता हूँ, और यही सबका होना चाहिए फर्ज। अगर आपके पास भी है नॉलेज, आप भी दीजिए अपने यंगर्स वन को, आप एल्डर वंस को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एल्डर वंस लेते नहीं है दोस्तों, यंगर वंस ज़्यादा अच्छे तरीके से लेते हैं। तो आप उन्हें समझाइए बढ़िया, और पढ़ाई लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी दिमाग की जो ऊर्जा पोर्जा होती है उसे खोल देती है। समझ रहे हो, ऊर्जा पोर्जा मतलब जो दिमाग में जो रहता है, जो बना है आपका 30-150 सीसी का, उसका यूज होता है, जो कि अच्छी बात, तो करना चाहिए। ठीक है, और जगह भी होता है यूज, गेमिंग में भी होता है, हर जगह अपना अपना टैलेंट है दोस्तों, आप जिसमें करिए, लेकिन हर चीज के साथ पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये आपको परिपक्व बनाता है, जैसे बोलते हैं परिपक्व मतलब मैच्योरिटी बनाता है। आप जब बड़े होते हो वो मैच्योरिटी नहीं होती है, लेकिन जो आप सीखते हो, पढ़ाई एक ऐसा चीज है दोस्तों, आपको सिखाता है हमेशा, हर एक नया चीज, हर एक चीज जो हो चुका है, जो आने वाला है, जो होगा, जो चल रहा है, ये सब चीज सिखाता है कि आप पढ़ाई, तो आप मन लगा के पढ़ाई करें। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ तक आए हैं, तो अब आप यहाँ जब तक आ गए हैं तो लास्ट में हम आपको देते हैं क्या, एक प्यारा सा मीठा सा गोलू मोलू सा थैंक यू, और एक राजा बाबू वाली प्यारी सी दोस्तों स्माइल। ठीक है, नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, और खुश रहिए दोस्तों।